गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। मैं आप लोग को कविता की बहुत सारे पार्ट पढ़ा चुकी हूँ। कविता प्राय आप लोग का कंप्लीट ही है। अब मैं आज आप लोग को कहानी पढ़ाऊंगी, मजबूरी कहानी, जो मन्नू भंडारी की लिखी हुई है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल सन 1931 को भानपुरा जिले मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। भंडारी जी की कहानी में किसी न किसी समस्या का मूलभूत प्रश्न को अत्यंत कुशलता से उठाया गया है। ये मजबूरी कहानी में एक दादी माँ के एकाकीपन को दिखलाया गया है। इसमें आप लोग देखेंगे कि बूढ़े जो बूढ़े हो जाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी दादी माँ जो है, दादाजी बूढ़े होने के बाद उनको कितना तकलीफ होता है, उनको अकेलापन कितना महसूस होता है। इनकी कहानी में परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, अनर्गल विश्वासों एवं मानवीय संवेदनाओं का अत्यंत सहायता से उजारा गया है। अब तक इनके 4 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, आपका बंटी, महाभोज इनके प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों में के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय परिषद, भाषा परिषद, कलकत्ता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कार शामिल है। ये दादी माँ की कहानी मजबूरी, कितना मजबूरी है एक अकेली बूढ़ी औरत को, इसमें दिखाया गया है। बेटू को खिलाए जो एक घड़ी, दादी माँ कहती हैं कि बेटू को, मेरे बेटू को जो एक घड़ी खिलाएगा उसे पिन्हाऊं मैं सोने की घड़ी। गाना गा रही हैं, लोरी गा रही हैं, जो बच्चे को सुनाया जाता है कि उसे मैं पहनाऊं सोने की घड़ी। एक घड़ी मेरे पोते को कोई खिला दे तो मैं उसे सोने की घड़ी पहनाऊंगी। बेटू को खिलाओ जो एक पहर, फिर बोलती हूँ एक पहर जो खिलाए उसे दिलाऊं मैं सोने की मुहर। फिर दादी माँ खुश होकर बोलती है एक पहर जो खिलाए उसे मैं तो सोने का मोहर दे दूं। और ये लोरी गा गा कर बहुत खुश हो रही है कि उनके बेटे ने ये कहा है कि माँ मैं अपने परिवार सहित आपके पास आ रहा हूँ। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लिप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी। वह जो है बालों में उनका घोंसला जैसा बाल था, बाल झाड़ी नहीं थी, कुछ बाल झड़ गए थे, बूढ़ी हो गई थी और उसमें से 1-2 बाल निकल आए थे। उनके हिलते हुए सिर के हाथ हिल हिल कर मानो लोरी का ताल ठोक रही थी और ये लोरी गाकर वो हिल हिल कर ताल ठोक कर बहुत खुश हो रही थी। बर्तन मलने के लिए आई नर्मदा ने जब देखा तो हैरत में आ गई, बोली अम्मा यह क्या हो रहा है। बर्तन धोने वाली जब नर्मदा आई तो बोली अम्मा आज तू बहुत खुश हो, क्या कर रही हो। कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन मन बदन में सुध नहीं थी, आज ऐसी सर्दी में आंगन लिपने बैठ गई और कहा कि कल तक तो तुम्हारा गठिया से दर्द हो रहा था, गठिया बोलते हैं रूमेटिज्म को, और इस बीमारी से तुम ग्रसित थी और दर्द के मारे करा रही थी, आज तुम जो है ठंडे पानी से आंगन गोबर मिट्टी से लीप रही हो। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में बोली अरे नर्मदा मेरा बेटू आ रहा है कल। और फिर गाने के लगे बेटू मेरा आएगा, ओहो तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल, नर्मदा बोली और बहुत खुश होकर बोली कि देखो नर्मदा मेरा बेटू आ रहा है। तो नर्मदा ने कहा कि कल रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं क्या, मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वो दौड़ आएगा। आपने बेटी को जो खुश होकर बोली कि मैं कह नहीं रही थी कि वो जो है आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं, मुझे इतना प्यार करता है मेरा बेटा कि उस मेरे बिना रहा नहीं जाता है। इतना बड़ा हो गया फिर भी वहाँ यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोद में जरूर सोएगा। मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया, इतना अच्छा काम करता है, इतने अच्छे पद पर बैठा है, फिर भी एक आने के बाद मेरी गोद में जरूर सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी चल मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी, अब तू गोदी में सोएगा कि बेटू, लेकिन इस बार तो कहूंगी मैं तुझे गोद में नहीं लूंगी, मैं अपने पोते को लूंगी। और दादी माँ प्यार से पोते को बेटू बोलती हैं और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली
लेरी मैंने खड़िया भिगो रखी है, लेरी मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर आंगन में मार दे। कहा कि देखो मैं चूना भी भिगो कर रखा है, आंगन उंगन चारों तरफ और मिट्टी और पानी चूना सब लीप पोत लिए, बस मेरा मारना ही सब देखते रह जाए। इतना सुंदर लिपना कि सब देखते रह जाए। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार देती। मेरा हाथ कांप रहा है, नहीं तो मैं ही जो है उसको कर देती। नर्मदा को खरिया के काम में लगा कर फिर गाने लगी, आओ रे चिड़िया चुन करो, बेटी ऊपर राई नून करो, नून करो नून करो। और फिर नजर उतारने के लिए दादी माँ फिर गाने लगी, आए रे चिड़िया चुन करो, चुन चुन कर दाना खाओ, और बेटे ऊपर राई नमक का जो है औंच लगाऊंगी कि उसको नजर न लगे। ले लो, ले, मैं तो भूल ही गई क्या है इससे आगे। रामेश्वर छोटा था तो दुहेरो याद थी, और कई लोरी गा रही थी और बोल रही थी कि रामेश्वर छोटा था तो मैं ऐसे ही गाती थी। उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा तो मैं सब भूल गई हूँ। फिर दादी माँ ने कहा कि रामेश्वर जब बड़ा हो गया तो मैं सब लोरी ही भूल गई। लोरी कहते हैं जो बच्चे को गा गा कर सुलाया जाता है, बच्चे को गाना सुनाया जाता है, उस गाने को लोरी कहते हैं। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था, और रामेश्वर जब छोटा था तो बिना लोरी सुने सोता नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर पड़ा होगा, अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उसकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू का चित्र बनते बिगड़ने लगा, और दौड़ते हुए बेटू का चित्र जो है दौड़ने फिरने लगा। उसकी कल्पना में कोई कोई में बोलती गई, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था, और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। पहले 2 महीने का था, पालना में जो है टुकुर टुकुर मुझे देखता रहता था। 2 महीने का था, सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से उनका शरीर रोमांचित हो गया, और यही सोच सोचकर कि मेरा पोता आएगा और मैं उसको खिलाऊंगी, सोच सोच कर उनका अंग अंग जो है आनंदित हो गया, खुशी से हर्ष से झूम उठी। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी से सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक शब्द आह से उनके मुंह से निकल गई। अब जब है लिपते पोते अम्मा उठने का की, एक शब्द आह, ठंडी हवा के कारण उनके पैर हाथ जो है दर्द कर रहे थे, आह निकल गया दर्द से। वे उठ नहीं पाए तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा मुझे जरा उठा दे रही। घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए, और कहा जब उठ नहीं पाई कि नर्मदा मुझे उठा दे, मेरा घुटने तो जुड़ गया है, क्योंकि ठंड के कारण उनके पैरों में दर्द था, उठ नहीं पा रही थी। जुड़ेगा तो सही, ऐसे ही सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो। नर्मदा मुस्कुराते हुए डांटते हुए कहा कि दर्द तो करेगा ही, ऐसे मिट्टी में कब से बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं, ऐसी क्या नवाई हो रही है। तुम्हारे बेटे बहू तो आ रहे हैं, कौन से बहुत बड़ा लोग नए लोग आ रहे हैं, उसका क्या स्वागत कर रही हो। ऐसा करना कोई जरूरी नहीं, तभी सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाया, खटिया पर लिटा दिया। अम्मा को जो है नर्मदा जो काम करने वाली है नौकरानी, उसने अम्मा को सहारा दिया और खटिया पर सुला दिया। खटिया बोलते हैं जो रस्सी से जूट से बना हुआ खटिया है, वह उस पर जो है सुला दिया, लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 3 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लीपूं। कहा कि 3 साल के बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं बेटे के स्वागत के लिए आंगन को लीप पोत के न रखूं। 3 बरस बाद आ रहा है तो मैं यही कहूंगी उसके मोह माया नहीं है, तुम तो यही मरी जाती हो उसके पीछे। कहा कि तुम्हारा बेटा 3 साल बाद आ रहा है, उसको मोह माया नहीं है। अगर मोह माया रहता तो बूढ़ी अम्मा के लिए मिलने जो है जरूर आता। 3 साल बाद आ रहा है, तुम बेकार को मरी जाती हो बेटे के लिए, तुम्हारा बेटा तुम्हें प्यार नहीं करता। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं जानती हूँ 3-3 बरस मुझसे दूर दूर रख कर उसके दिल कैसे बीते हैं। और दादी माँ ने कहा जो कि अम्मा ने, नर्मदा ऐसा मत बोल,
3-3 साल जो है मेरा बेटा दूर रहकर उसका दिन रात कैसे बीतता होगा। पर क्या करे, नौकरी के आखिर नौकरी ही है। मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटों को ये नौकरी करने परदेश नहीं दुरा देती। पर उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई, आंखें अनायासी डुबडुबाई। और तो कहा कि मेरे पास लाखों धन होता तो मैं व्यापार कराती, नौकरी करने के लिए नहीं भेजती। और उनकी आंखों को मायूसी छा गया कि मेरे पास धन नहीं है, मैंने बेटे को पढ़ा लिखा कर नौकरी करने के लिए भेजा। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है। नर्मदा नौकरानी है लेकिन बरसों से काम करती है। अम्मा के उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसव को लेकर जब तक उनका दिल दुखा दिया करती है। नर्मदा बहुत दिनों से काम करती है लेकिन उसको दादी माँ पर अपार श्रद्धा है, लेकिन फिर भी बेटे का बात जब चलता है तो नर्मदा दादी माँ का दिल दुखा देती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज वह मानो अम्मा पर तरस खाकर चुप रही है। और भी कुछ बुरा सुनाने का मन था कि तुम्हारा बेटा 3-3 साल हो जाता है और कभी तुमसे सुध नहीं लेता, कभी आता जाता नहीं है, लेकिन नहीं सुनाई क्योंकि माँ आज बहुत खुश थी। जब वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती जाने क्या सोचती रही, को बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो न चाह कर उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कल जल्दी दूध दे जाए, अब से दूध ज्यादा लगेगा। और नर्मदा को कारण कि नर्मदा कुछ खरी खोटी और सुना देगी, दादी माँ चुपचाप शून्य में ताकती रही। लेकिन जब जाने लगी तो उनसे रहा नहीं गया, कहा कि जाओ ग्वाले को कहना कल से थोड़ा ज्यादा दूध लगेगा क्योंकि बच्चे आ रहे हैं। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए और जब ये लोग यहाँ रहे तब तक तू चौका बर्तन करके यही रहना। और कहा कि जब मेरे बेटे बहू यहाँ रहेंगे तो चौका बर्तन करके तू मेरे घर में ही रहना। घर में 5 प्राणी रहते हैं, काम तो निकल ही जाता है। फिर बच्चे का साथ रहेगा, लेने देने की चिंता मत करना, मैं रामेश्वर को कह दूंगी वह 5 देगा। कहा कि लेने देने की चिंता मत करना, रामेश्वर को कहूंगी तो 5 दे देगा, तुमको ज्यादा पैसा दे देगा। कुछ तो गठिया के दर्द और कुछ नर्मदा के बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। कुछ तो गठिया का दर्द और कुछ नर्मदा ने तीखा बात जो कहा उससे जो है उसका दर्द और बढ़ गया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे पर वे कुछ ना कर सके। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े बोली बिसरी लोड़ियां याद करके गुनगुनाती रही। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और भोर होने से पहले उठ बैठी। घुटने का दर्द उत्साह में खो गया और बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तुम्हें इस घर पर आएंगे, 7 छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म के रख दूं, फिर दोनों को भी चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला लूं, नहाने को गर्म पानी। अम्मा जो है बोली कि 7 बजे सुबह ही उठ गई और नहा धुआ कर जो है चौके चूल्हे करने लगी। चाय पानी पियेंगे इसलिए चाय तैयार करने लगी और धीरे धीरे जो है सब काम से निवृत्त होने लगी। गर्म पानी चाहिए इसलिए गर्म पानी भी चढ़ा दिया कि उनको नहाने के लिए। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने जो है सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा लगे हाथ तरकारी भी काट दो और कहा कि सब्जी भी काट दूं, नहीं तो इधर आएंगे उधर चूल्हे में सिर देकर बैठ जाएगी। 3 वर्षों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी तो उससे बात तो नहीं करूंगी। कहा जल्दी जल्दी काम निपटा लूं, 3 साल के बाद बेटा आ रहा है और उससे बात नहीं करूंगी। इनका क्या, ये तो राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। और पति क्या क्या, ये तो पूछ लेंगे, कुछ पूछेंगे हालचाल और अपने दवाई की दुकान में, औषधालय कहते हैं मेडिसिन का दुकान, दवाई की दुकान में चले जाएंगे। तरकारी भी कट गई, सब्जी कट गई, अब क्या करें। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी कि प्रतीक्षा बोझिल क्षण महसूस ना हो। अम्मा जो है इंतजार करते करते बेटे बहू पोते का इतना व्यस्त रख रही थी कि इंतजार करना उसे बुरा न लगे। पर समय जैसे बीत नहीं रहा था, तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज आई। ताना अम्मा के घर के सामने रुका
और कभी दूर जो है घोड़ों के आवाज आई घुंघरुओं की, और तांगा जो है घोड़े गाड़ी आकर रामेश्वर उसके द्वार पर रुका। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हो, और कस कस उसके सीने से चिपका लिया। चरण छूते समय रामेश्वर की पीठ पर हाथ पड़ते हुए दूसरे हाथ के घेरे से उसे भी समेट लिया, और बेटे को जो है बहू से लेकर जल्दी से चिपका लिया छाती से, और रामेश्वर को भी भर लिया, उसको भी गोद में चिपका लिया। बच्चा एक इतना प्यार शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा, माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी, तब उसकी आंखों से भी आंसुओं धारा बहने लगी। कुछ काटने पर भी बच्चा चुप नहीं हुआ, तो बहू की ओर बढ़ाते हुए कहा, अभी मुझे पहचाना नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू बच्चे को ले लिया, और देखा कि अम्मा जो है अपने बेटे और पोते को बहुत प्यार कर रही हूँ। तब बहू को उपेक्षित लगा, क्योंकि उसे कुछ अम्मा ने बात नहीं किया, वो चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। चाय पानी हो गया, रामेश्वर नहाने चला गया। अम्मा ने बहू को अकेले पाकर खबर तो दी होती, बहू की तुम्हारे बच्चा होने वाला है। तो रामेश्वर नहाने गया तो अम्मा अकेले पाकर बहू को पूछी कि बहू, तुमने बता तो दिया होता कि तुम्हें जो है दूसरा बच्चा भी होने वाला है। झेपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। और अम्मा से शर्म करते हुए कहा, कैसे बोलूं अम्मा कि मुझे दूसरा बच्चा होने वाला है, और एक बात बोलूं अम्मा, इस बार मैं बेटू को आपके पास छोड़ूंगी। वह जैसे भी हो यहाँ उसे अपने से हिला लीजिए, मैं तो इसके मारे ही परेशान थी, दो को तो मैं तो एक से ही परेशान थी, दो को कैसे संभालूंगी। अम्मा आंख फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी, मानो कुछ सुन रही है, उस पर विश्वास करे या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम कह क्या रही हो बहू, बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी, मेरे पास सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साथ पूरी हो। अम्मा इतना खुश हुई कि बेटू को मेरे पास छोड़ रही हो, भगवान तुम्हारा जो है सारी मनोकामना को पूरा करे। दोपहर को नर्मदा से भी अम्मा ने कहा, बहू को तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो को कैसे संभालेगी। सो मुझसे कहने लगी, अम्मा बेटी को तुम्हें ही रखना पड़ेगा। इसे कहने के बाद संकोच हो रहा था, मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला। ऐसे समय में घर के लोग काम न आएंगे तो कौन आएंगे भला। और बहू को तो संकोच हो रहा था कि मेरे पास कैसे छोड़े बुढ़ापे में, लेकिन जब घर के लोग नहीं साथ देंगे तो कौन करेगा। इसके बाद घर में जो कुछ हुआ उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात से इतना प्रचार कर देना चाहती थी, यदि किसी कारणवश बहू मन फिर भी बदल जाए तो शर्म के मारे भी वो अपना इरादा न बदल जाए। अम्मा सबको बोलती गई जो भी आया कि मेरे घर में बेटू रहेगा, और इतना बोलना चाहती थी कि बहू जो है छोड़ ही दे। अम्मा का सारा दिन बेटू से खिलाने में, उसकी नोनराई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती है, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नजर देख जाए तो लेने के देने पड़ जाए। बेटू को लेकर उसकी शिथिल नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया। बेटू को देखकर अभी जो एकाकीपन था स्थिर हो गई थी, उसके जीवन में नया संचार आ गया। कहाँ वो बेटू को लादे फिरती, गोद में लादे फिरती, शाम को उसके साथ आंख मिचौली खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया, अम्मा का भी बचपन लौट आया, इतना बेटू को खिलाती। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसको उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने रोका, अम्मा क्यों से लादे फिरती हो, यह तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है। तो बिगड़ पड़ी, कैसी बातें करता है रामेश्वर, इसमें कोई वजन है तो उठाना भारी पड़े, फूल जैसा है तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माँ बाप की नजर ही सबसे ज्यादा लगती है। बच्चों को तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि तब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया,
झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता था, वह बात उसके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास में पिलाती थी। वह सीसी पर नखरा इस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी शहरों में। उसको अम्मा को नहीं आता था कि बोतल कैसे धोएं, दूध कैसे पिलाएं, क्योंकि उनके जमाना में ये बोतल से दूध पिलाना बच्चे को नखरा नहीं था। पर रमान से बड़ी लगन और तत्परता जीत करके उस ढाले की दीवार घड़ी जो पिछले 20 वर्षों से वही लगी थी, उतार कर घर में लगाई गई। और जो उनके दवाई दुकान में उस ढाले में जो दीवार घड़ी थी उसको मंगवा कर रखा, और रमा से बहू से बहुत तत्परता से सीखा कि कैसे दूध का बोतल साफ किया जाता है। उसने एकाकी जीवन समय में महत्व नहीं था, न पति के दफ्तर जाना पड़ता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय का कोई काम करना पड़े। पर अब एकाक उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी। पहले तो उनके जीवन में एकाकी था, कुछ महसूस नहीं होता था, लेकिन अब जो है दूध पिलाने लगी। आवश्यकता यूं भी उनकी याददाश्त बड़ी कमजोर थी, पर दूध के समय उन्होंने याद किया था, उनको कभी नहीं भूली। उनका याददाश्त कमजोर हो गया था, लेकिन बच्चे को समय समय पर दूध पिलाना वो कभी नहीं भूली। शुरू में यह सब उन्हें अटपटा सा लगता, बहुत तंग होती, पर फिर वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी में दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर गिर जाता था। उस समय वे असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूंगी। बहुत जरा सा हाथ कांप गया था, फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। इनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वे कह रही हो कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को मत ले जाना, इस छोटी सी गलती के कारण बेटू को मत ले जाना। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने जिद की, न वह रोया ही। 20 दिन बाद वो अपनी माँ के यहाँ रमा गई, बेटू की माँ, तो बेटू रोया भी नहीं, अपनी दादी माँ के पास खुश था। माँ के करे नियंत्रण के बाद दादी के अतीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। माँ के पास तो माँ डांटती थी, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और दादी माँ असीम प्यार करती थी, कोई रोक टोक नहीं। उसे बहुत अच्छा लगा दादी माँ के पास रहना। बहू चली गई, अम्मा ने निश्चिंता से सांस ली। महीना बीतते बीतते खबर आई बहू दूसरा ही भी लड़का हुआ है, और बहू को जो है चली गई, पता चला दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर जैसे भारी बोझ हट गया। संशय का कांटा रमा के जाने के बाद उसके मन में चुभा करता था, वो भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है, यह भावना उसी दिन पूरी तरह से उसके मन में आ गया। और बेटा होने के बाद और खुश हुई अम्मा कि बहू को जो है बेटा हुआ, तो अच्छा है कि बेटू को यही छोड़ेगी। अम्मा बहुत खुश थी कि दूसरा बेटा मेरे पास रहेगा, अब बहू कभी नहीं ले जाएगी। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कहती, अम्मा के पीछे तो रामेश्वर पागल है, न जाने क्या सोचता है, न पीछे को उसका बस चले तो मुझ पर सारा घर लुटा दे। लाख मना करती हूँ, पागल ने एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में छपी साड़ियां पहनकर कहाँ जाऊंगी, और मेरे बेटे ने सुंदर सुंदर प्रिंटेड छपेदार साड़ी खरीदी, उसका पहनकर कहाँ जाऊंगी। पर वो क्यों सुनने लगा, उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती। जब भी बेटे की बड़ाई करती, प्रशंसा करती, तो उसका जो है रिंकल्स, जो झुर्रिया भरे चेहरे था, पोपले मुंह थे, उस पर रौनक आ जाती, और भी आंखें मूंदकर उसके बेटे की चिरायु होने की कामना करती। आंखें मूंदकर भगवान से ये कहती कि हे भगवान, मेरे बेटे का आयु बढ़े, सुखी रहे। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया, बहुत रोया कि बेटा जा रहा है। हिचकिया लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 3-3 बरस घर का मुंह न देखने वाली बात नहीं चलेगी। और रोते हुए कहा, 3-3 साल घर नहीं आते हो, यह बात नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी, माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, किसी दिन भी आंख मुदी रह जाएगी तो मेरी तेरी सूरत के लिए तरस जाऊंगी। कहा अम्मा ने कि 3-3 साल नहीं आते हो, अगर किसी दिन मैं मर गई
तो मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देख पाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को पर आगे कुछ नहीं कर पाती, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से रामेश्वर को तांगे को तब देखती रही जब आंखों से ओझल हो गया। उसके बाद उन्होंने कस कर बेटी को अपनी छाती से चिपका लिया। रामेश्वर जब चला गया तो कस कर बेटू को छाती से चिपकाया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई शायद बेटू को देखने, पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। बेटू को जो देखा तो जिस तरह का बेटू को छोड़ गई थी वैसा बेटू नहीं था। दादी माँ के लाड़ प्यार से वह बिगड़ गया था। जिस बेटू को छोड़ गई थी, जिसे वह देख रही थी, दोनों में कोई सामंजस्य नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता, बहुत जिद करता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता, सारे दिन चढ़ता रहता था। रात में सोता दादी माँ के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता, और जब दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती। सारे दिन दादी अम्मा को धोती पल्ला पकड़कर उसके पीछे पीछे घूमता रहता, और शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा पढ़ी लिखी सभी लड़की का बच्चा है। अब जो है बेटी को जैसा छोड़ कर गई थी वैसा नहीं, दिन भर चढ़ता, कुछ न कुछ दादी अम्मा से खाते रहता, वो खिलाती और कुछ न कुछ खरीदती रहती, और बिगड़ गया था। बात बात पर जिद भी करता। घर के सामने जो कोई फेरी वाला निकलता उससे बेटू कुछ न कुछ जरूर खरीदता। न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर दे रहा, मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। यह देखकर रमा को बहुत दुख होता, खून खौल गया, बहुत गुस्सा आया। आखिर रमा की जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो बिगाड़ कर बेटू को धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा? मैंने आपको बेटू को दिया, लेकिन आपने तो बिगाड़ कर उसे दम बिगाड़ दिया है, ऐसे कैसे चलेगा? दादी माँ ने हंसते हुए बड़े सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कोई जिद नहीं करता बहू, रामेश्वर तो ऐसे करता था, वह तो सच हूबहू उसी पर पड़ा है। बेटा भी तो करता था, उसका पिताजी भी तो करते थे, हूबहू अपने बाप पर पड़ा है। समय आने पर अपने आप छूट जाएगा। वही तो उम्र होती है जिद करने की, साल 2 साल बाद कर ले, फिर जो है अपने आप छूट जाएगा। दादी माँ ने समझाया कि साल 2 साल बच्चा जिद करेगा, उसके बाद छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के गालों में उंगलियां करने लगी, और बड़े खुशी मन से बेटू के जो है बालों पर उंगलियां फिराने लगी और गोद में बैठा ली। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा बेटू को अपने साथ लेती जाए। रमा ने सोचा 1 साल बाद जब देखने आई कि बेटू को लेती जाए, पर वह 1 साल पप्पू को इतना परेशान करता था कि दोनों एक साथ रहने का साहस नहीं हुआ। छोटा बच्चा गोद में था और वो इतना परेशान करता था कि 1 साल और नहीं ले जाएगी, यही सोचकर छोड़ दिया। मुंबई जाते उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ किया, और माँ बहुत दुखी हुई। मुंबई जाकर अम्मा को खरी खरी थोड़ा कड़े कड़े शब्दों में जो है उसे सुनाने लगी कि बच्चे को ठीक से रखिएगा। पर 1 साल का पप्पू इतना परेशान, दोनों एक साथ रहने का साहस नहीं हुआ। मुंबई जाते अम्मा के पास खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे वो 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया, अम्मा अब उसे वहां से नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे, कम से कम कुछ तमीज तो सीखेगा। 4 साल का हुआ तो बहू ने लिखा पत्र में, अम्मा नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दे, कुछ तो तमीज सीखेगा। चिट्ठियां पढ़ते अम्मा को लगता बहू का दिमाग बिगड़ गया है। भला 4 साल का दूध पीता बच्चा कहीं स्कूल जा सकता है? रमा के पत्र आते रहे, अम्मा का ढर्रा वही ढंग से चलते रहा, और अम्मा के पत्र आते रहे, और जो है अम्मा के पास पत्र आता रमा का, और अम्मा अपने काम से करती रही, उसको नहीं स्कूल में एडमिशन कराया। 2 साल बाद फिर रमा रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थी, बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले रमा ने उसे वहां के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था। वह पर बेटू वैसा था जैसे रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वह जरूर बड़ा था, हो गया था, बाकी सब कुछ जैसा था वैसा ही है। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बेटू को अपने साथ लेकर ही जाना होगा। ये रहा तो उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी, या कोई ढंग का है भला। और रमा को बहुत चिंता हुआ
कि ऐसे ही अगर छोड़ दे तो बेटू का जो है यही हाल रहा तो वह बिगड़ जाएगा। और दूसरा बच्चा जो है अंग्रेजी स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ता है, बहुत सी कविताएं बोलता है और इसको क्या करे। अम्मा को बड़ा दुख होगा, फिर बेटू को जरा भी नहीं आता वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहा। कहा अम्मा को जो है छोड़कर कैसे रहेगा, ये सारी बात सोच लो। रामेश्वर का प्रसंग को जैसे टालना चाहता था। अम्मा दुख के बात को मानती थी। रमा ने आवेश दबाकर कहा, पर अब जिलिखा स्कूल में डाल दो, उससे वह नहीं होगा। नहीं होगा। आवेश को दबाते हुए कहा, पर जैसा लिखा है स्कूल में डाल दो, उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसा तो रखती नहीं। अब उनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे को सारा भविष्य बिल्कुल खराब कर दूं। उसका गला भराया, कहा कि 2 दिन के सुख के लिए अम्मा को एकाकीपन होगा, अकेलापन होगा, लेकिन 2 दिन के सुख के लिए मैं अपने का बच्चे का भविष्य खराब करूं। और ऐसा कहकर बहू जो है बच्चे को ले जाना चाहती है और अम्मा का जीवन फिर एकाकीपन होगा, अकेलापन महसूस करेगी, उनकी मजबूरी जो है उसी तरह रहेगी। और इस मजबूरी कहानी में थोड़ा और चैप्टर बचा है अंश, वो मैं आप लोग को फिर पढ़ाऊंगी और आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, प्रश्नोत्तर करने को दूंगी, नोट्स दूंगी। लेकिन आज हम आप लोग को यही रहते हैं। इस कहानी में यही प्रेरणा मिलती है कि